इतिहास में लोग यूजुअली राजा महाराजाओं को याद रखते हैं, बट कभी कभी हजारों सालों में एक बार कोई ऐसा मंक, कोई साधु, कोई इंसान आता है जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही बदल के रख देता है। वेस्ट में जीसस, भारत में बुद्ध और चाइना में बोधि धर्म। अ फॉरेन मंक विद पियर्सिंग आइज, कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करा गया था बोधि धर्म को जब वो चीन में पहली बार चैन बुद्धिज्म लेकर गए। यही चैन बुद्धिज्म आगे चलकर जापान में ज़ेन या ज़ेन बुद्धिज्म बना। जापानियों ने उन्हें दारुमा बुलाया। आपको यकीन नहीं आएगा, बट बोधि धर्म चाइना, कोरिया एंड जापान में इतिहास के सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस का आंकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी जापान में जो फेमस लाल रंग की डॉल्स बनती हैं वो दरअसल बोधि धर्मा डॉल्स हैं, और इन्हीं बोधि धर्म का नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शाओलिन कंगफू के फाउंडिंग फादर के रूप में लिया जाता है। बट आखिर उनकी कहानी का सच क्या है? बोधि धर्म की लाइफ इतनी रोमांचक है कि उस पे एक फुल फीचर लेंथ मूवी बनाई जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पर्शिया से आए थे। मेजॉरिटी का मानना है कि वो साउथ इंडिया में कांचीपुरम के एक राजा के बेटे थे। बोधि धर्म के बारे में अगर आप पहली बार सुनने वाले हैं तो आई मस्ट वॉर्न यू, आपके होश उड़ जाने हैं। कैसे 9 साल तक उन्होंने एक ही गुफा में बैठकर मेडिटेशन करी, कैसे उनकी शरण में आने के लिए उनके एक डिसाइपल ने अपना हाथ काट दिया था, एंड कैसे उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट्स का इजाद किया, कंगफू। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप देख रहे हैं द ईस्टर्न लेंस। चाइना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स लुयांग मोनेस्ट्रीज रिकॉर्ड बोधि धर्मा को डिस्क्राइब करती है एज द ब्लू आइड बार्बेरियन मंक फ्रॉम द वेस्ट। फ्रॉम द वेस्ट माने सेंट्रल एशिया या पर्शिया, बट बाद के टेक्स्ट जैसे दाओख्वान की एमिनेंट मंक्स क्लियरली बताती है कि बोधि धर्मा साउथ इंडिया से आए थे। कहा जाता है कि वो एक पल्लवा किंग के तीसरे बेटे थे, साउथ इंडिया में कांचीपुरम नाम के एक शहर से, एक ऐसा शहर जो अपने टेम्पल्स एंड स्कॉलर्स के लिए मशहूर था। छोटी उम्र से ही बोधि धर्म को महल की लग्जरीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो मंक्स एंड मेडिटेशन की तरफ खिंचे चले जाते थे, और ऐसे ही एक मंक, एक साधु की वजह से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। प्रज्ञात तारा, वो प्रज्ञात तारा ही थे जिन्होंने ये पहचाना था कि बोधि धर्म कोई आम लड़का, कोई आम बच्चा नहीं है। इन्हीं प्रज्ञात तारा ने आगे चल के बोधि धर्म को ऑर्डेन किया, उन्हें एक मंक बनाया, एंड एक ऐसा मिशन दिया जो दुनिया बदलने वाला था। नॉर्थ की डायरेक्शन में जाओ एंड वहाँ सच्चा धर्म फैलाओ। ये टास्क किसी भी मायनों से इजी तो कतई नहीं हुआ होगा। ज़रा सोचो, 5th या 6th सेंचुरी, आज से करीबन 1500 साल पहले एक साधु अकेला निहत्था साउथ इंडिया से चाइना ट्रैवल करता है। डेंजरस समंदर, बड़े बड़े डेजर्ट्स, फॉरेन कल्चर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा होगा उन्हें। लेकिन बोधि धर्म तैयार थे, एंड उनका ये सफ़र उन्हें ले गया सीधा चाइना के उस समय के सबसे ताकतवर एम्परर के सामने, जहां उनके जवाबों ने चीन के रिलीजियस लैंडस्केप की काया पलट के रख दी। 520 CE के आसपास बोधि धर्मा चाइना पहुंचते हैं। उस टाइम पर बुद्धिज्म चीन में राइज पर था। लियांग डायनेस्टी के एम्परर वू खुद को एक महान बोधिसत्व एम्परर मानते थे। बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दर्जनों मंदिर बनवाए थे, मंक्स को सपोर्ट किया था, एंड हजारों टेक्स्ट ट्रांसलेट करवाए थे। जब उन्होंने सुना कि भारत से कोई साधु आया है तो उन्होंने बोधि धर्म को बुलाया एंड पूछा, मैंने 1000 मंदिर बनवाए हैं, मंक्स को ऑर्डेन किया है, पता नहीं कितने टेक्स्ट कॉपी करवाए हैं, इस सब का मुझे कितना पुण्य मिला होगा? कुछ भी नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एम्परर फिर पूछते हैं, अगर ये सब करने के बाद भी मुझे कोई पुण्य नहीं मिलेगा तो फिर तुम ही बताओ क्या करने से मिलेगा? What is the highest holy truth? एम्प्टीनेस, शून्यता। सब कुछ खाली है, एम्प्टी है। अगर सब कुछ खाली है, सब कुछ एम्प्टी है, तो तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये शॉर्ट डायलॉग चैन या ज़ेन का फाउंडेशन बनता है। रिचुअल्स एंड पुण्य कमाने के बजाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वही असली एनलाइटनमेंट है। उसी में मनुष्य का उद्धार है।
आज के चाइना, कोरिया एंड जापान की मेजॉरिटी कल्चरल हेरिटेज इस एक छोटे से डायलॉग की उपज है। ये था बोधि धर्म का इम्पैक्ट। इस सब के बाद बोधि धर्म रुख करते हैं एक ऐसे माउंटेन, एक ऐसे पहाड़ की तरफ जो उनकी कहानी को लेजेंडरी बनाने वाला था, सोंगशान। बोधिधर्मा ने एक गुफा सेलेक्ट करी शाओलिन टेम्पल के पास एंड वहाँ 9 साल तक एक दीवार के सामने बैठकर ध्यान लगाया। ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट था कि इसके आसपास ओवर द ईयर्स दर्जनों कहानियाँ बन गई हैं। कहते हैं कि उन्होंने इतना घोर तप किया बिना हिले कि उस गुफा के पत्थर पर उनकी शैडो इम्प्रिंट हो गई। ध्यान के बीच कहीं नींद ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी। ये आईलिड्स जब जमीन पर पड़ी तो लेजेंड के अनुसार दुनिया के पहले टी प्लांट्स, चाय के पौधों की ग्रोथ हुई। एक और कहानी कहती है कि ध्यान मुद्रा में इतने साल बैठे रहने की वजह से उनकी टांगें गल गई थी, इसलिए जापानीज दारुमा डॉल्स को बिना टांगों के दिखाया जाता है। इसी टाइम की बात है कि बोधिधर्मा के पास एक डिसाइपल आता है, होइके। वो दिनों तक बर्फ में उनके पास खड़ा रहता है। बोधिधर्म ध्यान में मग्न उसे इग्नोर करते रहते हैं। फाइनली होइके अपना हाथ काट देता है एंड बोधिधर्म को देते हुए बोलता है, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। ब्रिंग मी योर माइंड एंड आई विल गिव यू योर पीस ऑफ माइंड। वो ढूंढता है और ढूंढता है एंड फाइनली बोलता है, आई कांट फाइंड इट, मुझे नहीं मिल रहा। देन आई हैव पुट इट टू रेस्ट, लो कर दिया मैंने तुम्हारा मन शांत। यही डायलॉग आगे चलकर ज़ेन बुद्धिज़्म का एसेंस बनता है। जिस मन को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वो दरअसल है ही नहीं, इट्स एन इल्यूजन। उस टाइम पर चाइना में लोग बुद्धिज़्म को रिचुअल्स, चैंटिंग एंड पुण्य कमाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बोधिधर्म इसे सिरे से निकारते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करने को बोलते हैं। उनकी ये फिलॉसफी 2 एंट्रेंसेस एंड 4 प्रैक्टिसेस नाम के एक टेक्स्ट में प्रिजर्व्ड है। इस फिलॉसफी के मुताबिक सच को जानने के लिए हमें अपने ट्रू नेचर रियलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा असली नेचर ही बुद्ध नेचर है। ये एक फिलॉसफी चाइना को हमेशा के लिए बदल देती है। यही फिलॉसफी आगे चलकर जापान को भी इन्फ्लुएंस करती है एंड आज की डेट में दुनिया में ज़ेन बुद्धिज़्म के नाम से मशहूर है। बट सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन, फिलॉसफी ही नहीं है जिसके लिए बोधिधर्म जाने जाते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में उन्हें शाओलिन मार्शल आर्ट्स, कांग फू के क्रिएटर के रूप में भी देखा जाता है। बट आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में? लेजेंड्स बताते हैं कि बोधिधर्मा ने चीन के मंक्स को एक सेट ऑफ एक्सरसाइज सिखाई जिससे उनकी बॉडी, उनका शरीर स्ट्रांग हो सके। जिस टेक्स्ट में इसका मेंशन है, यी जेन जैंग, उसी से शाओलिन कंग फू का डेवलपमेंट हुआ। कहानी के मुताबिक शाओलिन में जो मंक्स थे वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक थे, इतने कि वो इंटेंस मेडिटेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इस सब को देखते हुए बोधिधर्म उन्हें कुछ मूवमेंट्स एंड ब्रेथ एक्सरसाइज सिखाते हैं। यही सेट ऑफ प्रैक्टिसेस धीरे धीरे मार्शल आर्ट में इवॉल्व होती हैं। अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग स्कॉलर्स अक्सर इस पॉइंट को डिबेट करते आए हैं। बहुत से फैक्ट्स इस तरफ इशारा भी करते हैं कि शाओलिन मार्शल आर्ट्स बोधिधर्म से पहले भी एग्जिस्ट करती आई हैं, बट फोकलोर ने उन्हें कंग फू का स्पिरिचुअल फादर बना दिया है एंड पॉप कल्चर ने उन्हें इमॉर्टल कर दिया। उनकी लाइफ की ही तरह बोधिधर्म की डेथ भी एक मिस्ट्री ही है। लोग कहते हैं कि वो शाओलिन में 532 CE के आसपास मर गए थे, बट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब उनका टूम खोल के देखा गया तो वो एम्प्टी मिला था, वहाँ सिर्फ एक सैंडल था। एक और कहानी ये भी कहती है कि उन्हें माउंटेन पाथ्स पर वॉक करते हुए देखा गया था उनकी डेथ के बाद। कहानियाँ बहुत है, बट एक चीज़ क्लियर है, उनका इम्पैक्ट। चाइना में वो फर्स्ट पेट्रियार्क ऑफ चान माने चान बुद्धिज़्म के पहले पुरोहित बने। कोरिया एंड जापान में उनकी टीचिंग से सियोन एंड ज़ेन बुद्धिज़्म डेवलप हुआ। जापान में ही वो दारुमा डॉल्स के रूप में आज भी मशहूर हैं एंड मार्शल आर्ट्स कल्चर में वो शाओलिन के इटर्नल मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं। सोचो, एक ऐसे इंडियन मंक, एक ऐसे साधु जिससे ऑलमोस्ट आधी दुनिया प्रभावित है, बट भारत में शायद ही कोई उन्हें या उनकी टीचिंग्स को जानता है। अगर बोधिधर्म की कहानी ने आपको इंस्पायर किया है या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू।